नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते आपकी मुलाकात मैं कराऊंगा निकेत शाह से, जो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर हैं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे मिड कैप फंड की जो मोतीलाल ओसवाल का है। मिड कैप पे हमने इसलिए सोचा क्योंकि मार्केट आप देख ही रहे हैं कि शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मिड कैप में अक्सर ये देखा गया कि अगर आपका चुनाव सही हो तो आपके रिटर्न्स बढ़िया निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है। तो ऐसे में चूँकि आप बहुत बड़ा यूनिवर्स है मिड कैप का, तो कैसे चुने? तो एक फ़ंड के जरिए आप उसको चुन सकते हैं। तो वो फंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी का हमने चुना, जिसके फंड मैनेजर से हम आपकी बात कराएंगे और समझाएंगे कि क्यों इस वक्त मिड कैप फंड में पैसे लगाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। निकेत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। तो इससे पहले निकेत जी हम लोग चर्चा करें फंड की, थोड़ा सा मार्केट भी समझते हैं आपसे। जिस इन्वायरमेंट में आप ये फंड चला रहे हैं, इस वक्त हम लोग देखें तो भारत के बाजार दुनिया के ज़्यादातर, या मैं कहूँ 90% मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई चिंता इस वक्त, कोई डर कि मार्केट अचानक से इतना आउट परफॉर्म कर रहा है? नहीं, तो मैं अगर कहूँ तो डर की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखें जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मार्केट्स में थोड़े कंसर्न्स थे, कहीं ना कहीं वो सभी ग्लोबल फैक्टर्स आज रिसीड हो रहे हैं। अगर मैं यूएस इन्फ्लेशन की बात करूं तो अगर हमने लास्ट महीने देखा है, ये महीने का भी जो डेटा आने वाला है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये डेटा विल सरप्राइज पॉजिटिवली। तो कहीं ना कहीं ऑन द मैक्रो साइड एंड ऑन द एक्सटर्नल साइड तो कोई रिस्क दिख नहीं रही है आज की तारीख में। अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी कहीं पे भी कोई स्लो डाउन की ऐसी गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देख ले बैंकिंग सिस्टम का, तो कहीं ना कहीं वो भी हायर डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ चल रहा है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट सिचुएशन लग नहीं रहा है जिसकी वजह से कोई इश्यू हो। हालांकि अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा, अगले 2-3 साल के लिए, अगले 1 या 2.5 साल के लिए जो रिस्क हो सकता है तो वो जियोपॉलिटिकल हो सकता है, जो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जी, लेकिन निकेत ये बताइए कि हम लोगों ने अभी रिजल्ट सीजन देखा Q2 का, तो रिजल्ट्स में मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं सीवियरली सारी कंपनियों के लगभग, और थोड़ा थोड़ा उनको ये चिंता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा असर दिख रहा है, और बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो डिमांड होनी चाहिए रूरल या सेमी अर्बन में, वहाँ नहीं आ रही है। ये कंसर्न है क्या एक? तो आपने जो कहा है वो काफी सही है। ये हमने काफी कंपनियों में जो हम ग्राउंड चेक्स करते हैं, वहां पे काफी कंपनीज में हमको ये दिखा है कि जो लोअर प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट की कैटेगरीज है वहां पर क्लियरली स्लो डाउन दिख रहा है। स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ इंडिया देखें, यूपी, बिहार, ईस्ट ऑफ इंडिया देखें, वहां पर कहीं ना कहीं हमें स्लो डाउन दिख रहा है। बट वो लोअर प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट्स पे है, बिलो 500 और बिलो 1000 रुपी एएसपी प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा फटीगनेस आया है। और उसकी ज्यादा से ज्यादा वजह एक तो इन्फ्लेशन है। जो इन्फ्लेशन होता है वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा इंपैक्ट करता है रादर देन द हायर सेगमेंट, और या फिर जो रिच होते हैं उनको इंपैक्ट कम करता है। तो कहीं ना कहीं जो बॉटम एंड वाला सेगमेंट है वहां पर थोड़ा इंपैक्ट आया है। अगर मैं मार्जिन की बात करूं, जो आपका पहला वाला सवाल था, तो कहीं ना कहीं उसमें काफी मैं कहूंगा कि उसको वन ऑफ की तरह देखना चाहिए, ना कि उसको एक सस्टेनेबल मार्जिन ट्रेंड की तरह देखें। बिकॉज सेकेंड क्वार्टर जो था जहां पर अर्निंग्स रिपोर्ट हुई है, वहां पर रॉ मटेरियल कॉस्ट पीक था सभी के लिए। जैसे सीमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं, राइट, तो वहां पर कोल, कोकिंग कोल के प्राइसेस एकदम पीक पे थे, और हर एक कंपनियों के लिए सेकंड क्वार्टर एकदम पीक रॉ मटेरियल कॉस्ट था। थोड़ा थर्ड क्वार्टर में भी रहेगा, बट फोर्थ क्वार्टर से क्लियरली उसके जो लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट हुए हैं उसकी बेनिफिट दिखेगी। तो ये जो रशिया यूक्रेन के बाद जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, जहां पर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए थे, वो कहीं ना कहीं अभी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, और उसका बेनिफिट जो पॉजिटिव साइड पे है वो फोर्थ क्वार्टर में दिखेगा। ओके, तो इसमें एक पॉइंट और बनता है सर निकेत की, चूंकि हमारा जो ब्याज दरों का सिलसिला है, पता नहीं वो रुक गया है या अभी थोड़ा और चलेगा। ये सब कुछ हो सकता है, इस बात पे भी डिपेंड करे कि यूएस कितना बढ़ा रहा है, क्योंकि हम तो मजबूरी में भी उनकी वजह से बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ी हुई ब्याज दरों पे और जो डिमांड है वो कैसे पुश होगी, एक, और दूसरा क्या अगले क्वार्टर्स में अर्निंग डाउनग्रेड्स की संभावना, आशंका है क्या? तो अगर आपका पहला क्वेश्चन जो इंटरेस्ट रेट्स पे है, मुझे अगर इंटरेस्ट रेट देखना है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से अभी फैग एंड पे है। शायद और 2 हाइक्स पॉसिबल है ग्लोबली, और इंडिया में भी शायद पॉसिबल है कि अब जो नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग में है वहां पर रेट हाइक हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंडिया में भी काफी महीनों से 6-7% के ऊपर के रेंज में रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें 2-3 महीने आगे, राइट, तब कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट प्ले आउट होना चालू होगा और इन्फ्लेशन एज अ परसेंटेज विल स्टार्ट कमिंग डाउन। तो ये जो परसेंटेज है जो आज 7% दिख रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिलो 5 आने की शक्का है, एटलीस्ट इन इंडिया। इन यूएस में भी मुझे लग रहा है कि अगले फेब या मार्च तक ये बिलो 5% के रेंज में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली में भी एक फीलिंग है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर बहुत सिग्निफिकेंट और तेजी से रेट हाइक करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को इम्पैक्ट कर लोगे, राइट। तो आई थिंक एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है सभी जगह पर। इंडिया में अब तक तो ग्रोथ काफी सही रही है, बट जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन जो कहा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो अर्निंग्स डाउनग्रेड का है। हमने देखा है 70% ऑफ मिड कैप कंपनीज में सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं। मिड कैप 150 की जो हमारी इंडेक्स है, वहां पर 70 कंपनियों में अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं। और हमें लगता है कि शायद वो थोड़ा एक्सेलरेटेड हो सकते हैं एटलीस्ट इन द थर्ड क्वार्टर। जितने हम चेक्स कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं एक फटीग आ रहा है, एटलीस्ट जैसे मैंने कहा सेंटर ऑफ इंडिया में या ईस्ट ऑफ इंडिया में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर में अभी भी थोड़ा प्रेशर रहेगा सेल्स ग्रोथ पे मिड कैप कंपनियों के। बट मुझे लगता है फोर्थ क्वार्टर में मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स विल कम बैक, बिकॉज जैसे अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ बियॉन्ड अ पॉइंट आप कितना स्लो डाउन की बात करेंगे, राइट। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फोर्थ क्वार्टर में मुझे लगता है मार्जिन कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, जिसकी वजह से आपका बॉटम लाइन ग्रोथ फिर से एक बार डबल डिजिट रेंज में आ जाएगा। हाँ, परफेक्ट हो चुकी। कमोडिटी प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं ग्लोबली, तो उसका भी असर देखिए। क्योंकि एक आध मैनेजमेंट से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत हिट लिया है इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में, तो वो आगे जाके आपको मार्जिन इम्प्रूव होते हुए दिखें, क्योंकि वन टाइम में ही तगड़ा हिट हो गया है। तो वो एक इनके लिए अच्छी खबर ये हो सकती है। निकेत, अब आपके फंड पे आते हैं। मिड कैप फंड है और इस फंड ने हर टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। आप लोग जाके इसको वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। CAGR अगर आप एक साल के नजरिए से देखेंगे तो 20-21% का है और ये बहुत ही रोबस्ट माना जाएगा। 3 साल में भी आप देखेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया 20-25% का है। तो मिड कैप फंड में जो लोग पैसे लगाने आते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर पाएंगे और ज़्यादा पैसे बनेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बढ़ती हैं। तो मैं देख रहा था कि आपका जो फंड है इसमें कुछ जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जैसे आपने ऑटो कंपोनेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल में बहुत तगड़ा कंसंट्रेशन कर रखा है। कोई खास वजह इसकी? सो नीरज जी, अगर हम देखें तो हम एक बॉटम्स अप फंड हाउस है रादर देन टॉप डाउन अप्रोच। ऐसा नहीं कि हम टॉप डाउन नहीं सोचते हैं, बट हमारी क्लियर फोकस रहती है बॉटम्स अप अप्रोच। और ये जो सेक्टर्स की आपने बात की जहां पर कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, ये हमने डे वन पे नहीं किया है। हम जैसे हमारी जो लार्जेस्ट होल्डिंग है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमने पहले 6 से 7% की पोजीशन बनाई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा व्यू था कि हम ईवी साइकिल कैसे खेलें इंडिया में अगले 5 से 7 साल तक। अगर हमको ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उसकी साइकिल हम कैसे खेलें। तो जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि 2 व्हीलर में पैसा नहीं बन सकता है, 4 व्हीलर में पैसे नहीं बन सकते ईवी सेगमेंट में। तो पैसे बनेंगे 3 व्हीलर, ट्रैक्टर और एलसीवी कैटेगरी में, जहां पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट फोकस कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे लिए कैश फ्लो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हर कंपनी का कैश फ्लो बहुत क्लोजली मॉनिटर करके क्लोजली फॉलो करते हैं। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हर कंपनी जो कैश फ्लो जनरेट करती है, क्या वो अपने धंधे में री इन्वेस्ट कर सकती है, या कोई नए बिजनेस विद इन दैट बिजनेस में री इन्वेस्ट करके फिर फर्दर स्केल अप कर सकती है। तभी लीथल एक स्ट्रक्चरल रिटर्न बनता है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनियों में आप देखते हो कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन बहुत अच्छा है, बट री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं। सो ट्यूब में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ईवी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। उन्होंने दूसरा एक कहा है कि मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग उनको करना है इन इंडिया, जो आज के तारीख में काफी हद तक इंपोर्ट हो रहा है। मेडिकल डिवाइसेस में वो लोग जा रहे हैं, जहां पर आज भी लार्जली इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं एक मेक इन इंडिया थीम के तौर पर अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ईवी, मेडिकल डिवाइसेस और मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं ऐड करूं तो एग्जिस्टिंग बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, बट उसके अलावा ये 3 नए लीवर्स जो हैं ये आज से शुरू हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगले 3 साल में ये 3 नए बिजनेस काफी बड़े बन जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा रिटर्न बनने की आशंका है। ऑलरेडी हमारे तो 5 से 6 गुना रिटर्न बन ही चुके हैं, बट हमें लगता है कि यहां से भी एटलीस्ट स्टॉक 2x होने की आशंका है अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो इसीलिए हमने ये स्पेसिफिक स्टॉक को चुना है विद इन दैट सेगमेंट, जहां पर हम सिग्निफिकेंटली ओवरवेट हैं।
दूसरी जब मैं कंज्यूमर की बात करूं, जैसे आपने कहा कि हम वहां पर भी ओवरवेट है तो काफी सही है, तो दो स्टॉक्स पे हम ज्यादा ओवरवेट वहां पर, एक है फीनिक्स मिल्स और दूसरा है कैंपस फुटवेयर। फीनिक्स मिल की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कोविड के बाद काफी मॉल्स शट हो गए हैं इंडिया में, राइट, जहां पर उनका परफॉर्मेंस छोटा था या साइजेस छोटे थे, तो 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट के नीचे की जो साइज थी वो मॉल्स में कहीं ना कहीं एक गोस्ट टाउन जैसे बन गए। एट द सेम टाइम जो नए स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे जिन्होंने सोचा था कि हम मॉल खोलेंगे, उन्होंने भी कहा कि कोविड के बाद कि हमने मॉल नहीं खोलना है, हम देखेंगे पहले एनवायरमेंट को फिर सोचेंगे। एट द सेम टाइम फिनिक्स ने कहा नहीं, हमारा जो एक्सपांशन है, हम 7 मिलियन से हमको 15 मिलियन जाना है अगले 3 से 4 साल के अंदर, हम वो कंटिन्यू करें। जब हम आज सोचते हैं, आज परिस्थिति ऐसी बैठी है कि मॉल की ग्रोथ वापस आ रही है, कंजम्पशन जो है मॉल में वो काफी स्पीड से तेजी से वापस आ रहा है, वो एक्चुअली 25 to 30% प्री कोविड लेवल के ऊपर चला गया है। दूसरा, हम कंपटीशन इंटेंसिटी की बात करें तो कोई नया मॉल इंक्रीमेंटल नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मुंबई की अगर मैं बात करूं तो कोई नए इंक्रीमेंटल मॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक क्लियर 3-4 साल का रनवे दिख रहा है। और तीसरी अगर मैं बात करूं जो खुद के एक्सपांशन की बात है, तो फिनिक्स की कहीं ना कहीं स्क्वायर फीट डबल कर रही है, 7 मिलियन टू 14 मिलियन जाने का जो उनका प्लान है, उसमें से 4 नए मॉल आ रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो कैगर ग्रोथ की हम बात करें तो अगले 2 से 3 साल तक 30% कैगर ग्रोथ अर्निंग्स का ये क्लियरली विजिबल है, बिकॉज ये मॉल ऑलरेडी प्री लीज हो चुके हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं ये जब 30% अर्निंग्स ग्रोथ हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ क्लियर रेसिपी अंडर अ क्यूजीएलपी फ्रेमवर्क जो हम फॉलो करते हैं। वो क्यूजीएलपी फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं ये पूरा फिट होता है कि जहां पर 30% ग्रोथ है, ग्रोथ की लॉन्जिटिविटी काफी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल। तो ये एक रीजन था हमने जो फीनिक्स मिल में किया था। और तीसरा मैं अगर आपको बताऊं तो जो हमने कैंपस फुटवेयर लिया था, ये कहीं ना कहीं हमने ग्लोबली देखे थे कि जब चाइना में 2014 में कंपनियां थी आल्टा, जो एकदम लास्ट अगर आप 14 से 2022 तक देखें तो कहीं ना कहीं 6 से 7 गुना सेल्स ग्रोथ हुआ है उनका, और कहीं ना कहीं वो 12-13% मार्केट शेयर पे थे, आज 25% मार्केट शेयर पे आ गए, और वहां पर जो लीडर्स थे नाइकी वगैरह जो 50% मार्केट शेयर पे थे, आज वो 35% पे आ गए। तो एक काफी ब्रिज गैप हो रहा है, और आल्टा जैसी कंपनियां जो है जो मास कैटेगरी में फोकस कर रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन किया है, बिकॉज एक सिग्निफिकेंट टेलविंड चल रहा था स्पोर्ट्स वेयर की तरफ। आज अगर मैं मुंबई की बात करूं तो जितने ऑफिसेज हैं वहां हम सब फॉर्मल शूज पहनते हैं, बट मुझे लगता है अगले 5 साल में एक कैजुअलाइजेशन का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, एक स्पोर्ट्स वेयर का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, एथलीजर का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कैंपस उसमें बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा लीडर होने के। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्योंकि अब धीरे धीरे लोग, आजकल तो लोग ऑफिस में भी सूट के नीचे भी पहन ही लेते हैं कैजुअल वेयर। आपकी इन तीनों में जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट वो तो बहुत ही रोबस्ट उसने आपको बहुत परफॉर्म किए करके दिया है उसमें, लेकिन फिनिक्स मिल और कैंपस में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। देखिए फिनिक्स मिल लार्जली मैं मान के चलता हूँ कि प्रीमियम को डील करता है, ठीक है, और प्रीमियम इस समय सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है, लेकिन जो कैंपस है वो मास प्रोडक्ट में है, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है, दिक्कत आती है। तो ऐसे में जो परिस्थिति आज बनी हुई है, एक पैरामीटर ये भी हो सकता है जो मुझे आप बताइएगा कि क्या प्राइसिंग पावर है उनके पास, क्या वो ये मोड क्रिएट कर पाए हैं कैंपस वाले कि हम डोमिनेट करेंगे मार्केट को, और हम चूंकि उस सेगमेंट में बहुत दिक्कत है तो हमको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जी, तो अगर मैं प्राइसिंग पावर की बात करूं तो अगर आप कैंपस मिल्स के कैंपस फुटवेयर के अगर आप मार्जिन की तुलना कर ले, लास्ट ईयर उन्होंने किया था करीबन 20% मार्जिन लास्ट ईयर, और जबकि वो स्पेंड करता है 6% ऑन एड स्पेंड। तो अगर आप एड स्पेंड को देखें तो 6% एड स्पेंड करने के बाद आपने 20% मार्जिन किया। पर अगर आप दूसरी फुटवेयर कंपनियां देख लें, किसी का भी 2% के ऊपर का एड स्पेंड नहीं है, राइट। अगर मैं बाटा की बात करूं या अगर मैं दूसरे कॉम्पिटिटर की बात करूं तो आप देखिए कहीं भी 2% के ऊपर एड स्पेंड नहीं, और मार्जिन कहीं ना कहीं 20% से ज्यादा है। तो जब अगर आप 20% मार्जिन करो उसके बाद 6% आप एड स्पेंड भी करो, कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि आपकी मार्जिन प्रोफाइल जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम प्राइसिंग पावर है बिजनेस में। हैविंग सेड दैट, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि ये लोग ने प्राइस इंक्रीज नहीं ली है, राइट, बिकॉज एनवायरमेंट एटलीस्ट इन द सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थोड़ा वीक है, उन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं, बट एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फोकस है एट दिस पॉइंट इन टाइम हर कंपनी का कि मैं मार्केट शेयर गेन करूं, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट थे या जो चाइनीज इंपोर्ट्स होते थे यहाँ पर, उनके बराबरी में आज एक मार्केट शेयर गेन करने का सुनहरा अवसर मिला है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन मार्जिन, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी सही रहेगी कि आप पहले मार्केट शेयर गेन कर ले,
आप अपने पास एक कंज्यूमर की अच्छी इंक्रीमेंटल डेटाबेस बना ले जहां पर बहुत सारे कंज्यूमर्स आपके अंदर एक कैंपस के ओनर बन जाए शूज के, और फिर उसको आप रिपीट कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करें, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे जी। अगर दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो स्लो डाउन की जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं हमने देखा कि ऑनलाइन की ग्रोथ अभी भी स्लो नहीं हो रही है। तो जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है वो डेफिनेटली सही है जो आपने कहा, और मैं काफी अग्री करता हूँ जिससे, बट ऑनलाइन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, और कैंपस के लिए करीबन 35 से 40% रेवेन्यू ऑनलाइन से आता है, जहां पर अभी भी कोई कोई स्लो डाउन दिख नहीं रहा है। करेक्ट। एक छोटा सवाल इसमें और जोड़ रहे, फिर मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। ये जो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर है रिलैक्सो, उस वो क्या इसके मुकाबले वीक पड़ रहा है क्या? हालांकि उसके रिजल्ट बड़े कमज़ोर थे इस बार, और जिसकी हम लोग बात करें ग्राउंड पे बड़ी दिक्कत है, वो साफ दिखा था रिजल्ट पे। सो रिलैक्सो और कैंपस में कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल नहीं होगी। रिलैक्सो एक ओपन फुटवेयर कैटेगरी में प्ले करता है, कैंपस एक क्लोज फुटवेयर कैटेगरी में प्ले करता है। जो स्पोर्ट्सवेयर होती है वो काफी क्लोज्ड होती है, वर्सेस रिलैक्सो में ओपन ओपन फुटवेयर कैटेगरी में प्ले करता है। तो दोनों की टारगेट मार्केट साइज ऑडियंस भी काफी अलग अलग है। रिलैक्सो एक्चुअली काफी नीचे तक जा सकता है, मतलब 200, 250, 300 रुपए के एएसपी प्रोडक्ट्स भी करता है, जहां पर उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू बेस आता है। तो वहां तो एकदम ही ग्राउंड लेवल की जो स्लोडाउन है वो काफी ज्यादा उनको हिट कर रही है एज कम्पेयर टू कैंपस। कैंपस में कहीं ना कहीं करूंगा एक मिडिल क्लास जो इंडियंस है उनके लिए एक एस्पिरेशन है। जब उनकी एक्चुअल रियलाइजेशन, कंपनी की रियलाइजेशन करीबन 650 से 700 रुपया है, बट अगर आप देखो जो एमआरपी है जिसको बेचते हैं करीबन 1200 रुपए की, तो एक मिडिल क्लास को एक टारगेट करने की बात है, जहां पर स्लो डाउन है डेफिनेटली, बट इतना बुरा नहीं है जितना शायद रिलैक्सो के लिए हो। अच्छा, एक तीसरा जो सेगमेंट है रियल एस्टेट, रियल्टी के नाम से है, उसमें आपका 10-11% का वेटेज है, लेकिन शायद आप उसको इनडायरेक्ट प्ले कर रहे हैं, राइट, रादर के सीधे घर बनाने वाली कंपनी के थ्रू। हमारा रियल एस्टेट में कभी भी काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं रहता है, बिकॉज एक लॉन्गर जेस्टेशन साइकिल बिजनेस मॉडल है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से काफी जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं आप जैसे अगर आप घर लेते हो तो आप घर के प्राइस तो आप लेते हो, डिसाइड कर लेते हो, लॉक कर देते हो, बट सामने वाले के लिए अगले 5 साल में मकान बनाना है, उसके लिए सब रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह सब ओपन है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मॉडल में हमने देखा है कि बहुत लॉन्गर जेस्टेशन साइकिल्स है, और कहीं ना कहीं रिटर्न बहुत सिक्लिकल है। रादर देन हम विद इन रियल एस्टेट में हमने सोचा कि फिनिक्स मिल एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जहां पर रिटर्न काफी स्ट्रक्चरल है रादर देन सिक्लिकलिटी। तो हम सिक्लिकलिटी से जनरली अवॉइड करते हैं कि जहां पर सिक्लिकल स्टॉक्स हो, जहां पर रिटर्न्स बहुत वॉलेटिलिटी हो, ड्रॉडाउन्स बहुत ज्यादा हो, हम कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करते हैं। हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल स्टॉक्स पे काफी बिलीव करते हैं। फिनिक्स मिल के पास भी खुद के पास करीबन 2000 करोड़ की इन्वेंट्री है आज के तारीख में, बैंगलोर के उनके जो रियल एस्टेट बिजनेस है उनमें, जहां पर खुद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां छोटा सा रेसिडेंशियल पार्ट है जो हम खेल रहे हैं, और उनके पास एक कमर्शियल सेगमेंट भी है जहां पर हम खेल रहे हैं। बट मॉल कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी का, करीबन 80 से 90% प्रॉफिटेबिलिटी मॉल से आती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रियल एस्टेट खेलने का बेस्ट तरीका है थ्रू द मॉल बिजनेस। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और डीप डाइव करेंगे, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर निकेत शाह से, जो एक मिड कैप फंड मैनेज करते हैं और जिसने आउट परफॉर्म किया है। तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ नज़र है उनकी और किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो। लेकिन एज ए फंड मैनेजर निकेत, जब आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए रीडिंग करते हैं, उसको पढ़ते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, तो दिमाग में आपके क्या चलता है कि ग्रोथ पकड़ना है, वैल्यू पकड़ना है? कुछ लोग कहते हैं दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आता है उसमें कहीं ना कहीं, और मिड कैप में तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है। तो आपके लिए प्राइम क्या होता है? देखिए नीरज जी, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा क्लियर व्यू हर बार रहा है कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन लाइक वैल्यू एंड ग्रोथ। ये काफी लोग कहते हैं वैल्यू और ग्रोथ, जैसे अभी मैं रिसेंटली कहीं से बात कर रहा तो किसी ने कहा कि यार पीएसयू में काफी वैल्यू है। मेरा सही से एक ही क्वेश्चन रहता है कि पीएसयू की अर्निंग्स देख लीजिए आप, जब ग्रोथ आए तभी तो स्टॉक चल रहे हैं, जब ग्रोथ नहीं आया तो स्टॉक नहीं चलते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप मुझे फिर भी अगर दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करने की बात करो तो कहीं ना कहीं हम ग्रोथ हाउस है, क्लियर फोकस हमारा ग्रोथ पे ही रहता है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बट अगर आप बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ की बात करें तो मैं कहीं ना कहीं ग्रोथ पे तरफ ही ज्यादा टिंटेड होऊंगा। बट ऐसे वैल्यू और ग्रोथ वर्सेस जनरली मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रहती है कि किस तरीके की आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। एक मैं आपके देख रहा था इस पोर्टफोलियो में पाइप वाली कंपनीज को भी आपने जगह दी है,
ये क्या जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जो स्टील पाइप बनाने वाली कंपनी है वो देश के कुल स्टील उत्पादन का 2% अभी यूज़ कर रही है, वो बढ़ा के उसे 4% करने की फिराक में है और आउट परफॉर्म किया उस स्टॉक ने। तो ये सेगमेंट आपको क्यों इतना अट्रैक्टिव लगता है? जैसे हमारा जो इंडेक्स है वहां पर कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खेले, राइट। तो हम सोचते हैं कि रोड्स तो करना नहीं है, जो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जहां पर फाइनेंशियल क्लोजर के बहुत इश्यूज आते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं हमें बहुत कंफर्ट नहीं होता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो उसकी प्रॉक्सीज क्या है? तो उसकी प्रॉक्सी है, एक तो जैसे आपने कहा पाइप से एक प्रॉक्सी हो जाती है, दूसरी सीमेंट एक प्रॉक्सी हो जाती है, तीसरी बिल्डिंग मटेरियल से प्रॉक्सी हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं प्रॉक्सी की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तीनों प्रॉक्सियों में ज्यादा पैसे बने हैं रादर देन जो कोर रोड्स बनाते हैं उन कंपनियों में। अगर आप देखें अगले लास्ट 5 या 10 साल में, तो सबसे ज्यादा पैसे इन एंसिलरी कंपनीज में बने। दूसरी बात यह है कि ये एक तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर खेलने का है जो एक B2B सेगमेंट है, बट दूसरा B2C सेगमेंट में भी काफी हद तक इनको इनके तरह से आप खेल सकते हो। जैसे अगर आप टाइल्स की कंपनियां देख ले, या अगर आप स्टील की कंपनियां देख ले, जो स्टील पाइप्स की कंपनियां देख ले, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये B2C सेगमेंट को भी केटर कर रहे हैं, राइट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मुझे ये लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खेलना है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी खेलनी, तो जरूरत नहीं है कि हम आपको रोड के थ्रू ही खेलें हर बार, उनके एंसिलरी चीजें के थ्रू ही खेल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने, मैं चूंकि मैंने देखा कि उसमें जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि रियल एस्टेट को इनडायरेक्टली खेल सकते हैं, तो उसमें फिर ये सारी कंपनियां भी एक तरीके से उसका प्ले हो जाती हैं, जिसमें APL, एस्ट्रल जैसी कंपनीज B2B में तो बहुत ही बड़ी हैं और B2C में भी इनका तगड़ा दखल है और नल से जल तमाम बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका इनको बेनिफिट हो रहा है। नितेश, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि जो निवेशक या पोटेंशियल निवेशक सुन रहे होंगे आपको, वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि उनका फंड मैनेजर कितने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखता है और बिल्कुल ग्रोथ वाले सेक्टर पकड़ता है जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। और रिटर्न आप देख सकते हैं कि आउट परफॉर्म किया है। एक रिसेंट स्टडी भी आई थी जो लोग बीच बीच में करते रहते हैं कि कौन से फंड्स ने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, उसमें भी इस फंड ने आउट परफॉर्म किया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। निकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की, निवेशकों की मदद करने के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक और फंड मैनेजर से, एक और फंड के बारे में बातचीत करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्टर की जिंदगी हो या